हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया गया है और इसी का प्रॉपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें बताई गई। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और भी लोगों को हमारे साथ कनेक्ट कर लीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल सके कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ओके, एंड बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना है। ऐसे कोई भी अगर सेशन होते हैं, क्लास की पीडीएफ, डेली की हमारी जो क्लासेस होती हैं उसका लिंक, कोई भी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है। इवन अगर आपको कोई डाउट भी है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। बट उससे पहले हमें पता है बजट के बारे में, है ना। अगर हम बजट की बात करें तो आप सबको पता है कि हर साल 1 फरवरी को बजट प्रेजेंट किया जाता है ना। और इस बार भी 1 फरवरी को बजट आया था, बट वो क्या था, वो इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट क्या होता है? जब भी इलेक्शन ईयर के दौरान जो बजट प्रेजेंट किया जाता है उसको हम इंटरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि फिर इलेक्शन के बाद जो हमारी नई सरकार आती है वो अपना फिर बजट प्रेजेंट करती है। तो इस बार भी जो बजट आया था 1 फरवरी को, वो हमारा इंटरिम बजट था। और कल हमारा एक बार फिर से डिटेल हमारा जो यूनियन बजट है वो रिलीज किया जाएगा। और बजट के एक दिन पहले रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे। बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है। अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब 2023 और 2024 के लिए होगा। जो फाइनेंशियल ईयर 24 था, 2023 और 24 के यहाँ पर पूरा सर्वे बताया जाएगा कि 23-24 में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या कहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्या चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें, मतलब एक तरीके से पूरा सर्वे किया गया और उसका रिपोर्ट आप तक यहाँ पर पहुंचाया गया है। ठीक है, बट अगर हम बजट की बात करें तो वहां पर ये 23-24 नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा 24-25, मतलब 2024-25 की बात करें। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि ये हमारा बजट है, यहाँ पर इतना खर्च करना है, यहाँ से इतना रेवेन्यू आएगा, वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाती हैं। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है ये हमें बताता है कि कहाँ पर हमने क्या क्या ग्रोथ किया है, कहाँ पर कितना स्पेंड किया है, एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें बताता है। बट बजट की अगर हम बात करें तो ये हमें एक तरीके से, ये हमारा एस्टिमेशन होता है ना, फोरकास्ट होता है कि हमें यहाँ पर इतना पैसा खर्च करना है, यहाँ से हमें इतना रेवेन्यू मिलेगा, इतना उधार लेना है। तो इसलिए ये आपका 2024-25 के लिए होगा बजट, और इकोनॉमिक सर्वे ये हमारा 2023 और 24 के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो इकोनॉमिक सर्वे ये बजट के एक दिन पहले रिलीज किया जाता है। तो आज इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया गया और कल हमारा बजट आएगा। एक्चुअली इन सबकी शुरुआत हलवा सेरेमनी से होती है। आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि हलवा सेरेमनी से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है और फिर उसके नेक्स्ट डे आता है बजट। ठीक है, तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो पहली बार इसको प्रेजेंट किया गया था 1950 और 51 में। ठीक है, इसको किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो हमारे जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन जी। तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। किसके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर किया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे को किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया। तो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, है ना, सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो आंसर क्या होगा? वी अनंत नागेश्वरन। सो वी अनंत नागेश्वरन जी के अंडर इसको क्या किया गया? प्रिपेयर किया गया। प्रिपेयर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर किया जाता है। प्रेजेंट इसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, जो कि निर्मला सीतारमन जी हैं। ओके, चलिए टोटल इसके दो पार्ट होते हैं। कब रिलीज किया गया? 22 जुलाई को। नेचर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है? एडवाइजरी, मतलब एक तरीके से ये एडवाइस भी देता है कि हम ये कर सकते हैं, इससे हमें ये बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें। इंपॉर्टेंस इसका क्या है? ये आपको सारे इंसाइट्स प्रोवाइड करता है फॉर पॉलिसी मेकर्स, इन्फॉर्म्स अबाउट इकोनॉमिक कंडीशन एंड ग्रोथ आउटलुक, लाइक हमारा जीडीपी कितना है, फिजिकल डेफिसिट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है ना, और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, रेमिटेंस कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये इकोनॉमिक सर्वे में हमें पता चलता है। वन बाय वन अभी इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।
तो आई थिंक यहाँ तक सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हैं। अब एक बार हम इकोनॉमिक सर्वे की कुछ की हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, देन हम इसको आगे ग्राफिकल फॉर्म में सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आर्थिक सर्वे यानी कि इकोनॉमिक सर्वे की कुछ बड़ी बातें हैं, कुछ मेन हाइलाइट्स है जिसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2024-25 में 6.5 से 7% तक रहने का अनुमान है। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है 24-25 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, ये आपको 6.5 से 7% तक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि पिछले 5 वर्षों में बेरोजगारी दर ये 17.8% से घटकर 10% हो गई है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि लास्ट 5 ईयर में, है ना, लास्ट 5 ईयर में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब जो बेरोजगारी दर है, ये 17.8% से कम होकर कितनी हो गई है, 10% हो गई है। ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि कोविड-19 महामारी के बाद से 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। श्रम बल में युवाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ युवा बेरोजगारी दर 2017-18 से, मतलब 2017-18 से 17.8% से घटकर ये 2022-23 में 10% हो गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पिछले 5 साल में जो बेरोजगारी दर है ये 17.8% से रिड्यूस होकर कितना हो गया है, 10% हो गया है। ये इसमें बोला गया है। अब ये कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था हमारा ये क्या है, मजबूत और स्थिर स्थिति में है। ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। जो रियल जीडीपी ग्रोथ है ये 6.5 से 7% प्रोजेक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अभी जस्ट हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर 25 और उसके बाद में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद यहाँ पर बताई गई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में जीडीपी ग्रोथ के लिए जोखिम संतुलित है। महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में है, मतलब जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में महंगाई का दबाव कम हुआ है, ये भी इसमें बताया गया। शहरी मांग की स्थिति मजबूत बनी हुई है। कैपेक्स, कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का वो खर्चा जिससे कि एसेट हमारे क्रिएट होते हैं ना, तो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में मजबूती देखने को मिली है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा कैपेक्स होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उतनी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, ऑब्वियस सी बात है। फाइनेंशियल ईयर 25 में ग्रोथ अनुमान से ज्यादा रहने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण संकट की आशंका है। ठीक है, क्लाइमेट एनवायरमेंट के बारे में कोई कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है ना। चलिए, कुछ खास खाद्य पदार्थों की महंगाई दर बढ़ी हुई है और घरेलू मांग से इंडस्ट्री ग्रोथ में मजबूती आएगी। तो ये सारी चीजें हमारे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। अब वन बाय वन हम यहाँ पर पढ़ते हैं एक एक चीज को। ठीक है, आप लोग डेटा याद करते हुए चलना, कॉपी में नोट कर लेना। बाकी इस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, है ना। सैटरडे को हमारा जो सेशन होता है मॉर्निंग 9 AM पर, उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों का कंबाइन हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करेंगे। आज हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, कल हम बजट पढ़ेंगे और सैटरडे को इन दोनों का कंबाइन हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे उसका हमें आइडिया मिल सके। चलिए, जीडीपी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सो इकोनॉमिक सर्वे में जो जीडीपी ग्रोथ बताया गया है 23-24 के लिए वो 8.2% है। ठीक है, तो इन्होंने बताया 23-24 में जो जीडीपी ग्रोथ था वो कितना था, 8.2%। बट अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 24-25 के लिए इन्होंने कितना प्रोजेक्ट किया है, 6.5 से 7%। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24-25 के लिए ये 6.5 से 7% तक के बीच में बताया गया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें कि इंडस्ट्री सेक्टर में कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है, तो 22-23 के कंपैरिजन में 23-24 में हमें यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये कितना है, 9.5%। 21-22 में ये 12.2% था, 22-23 में ये कम हुआ और अब हमें एक बार फिर से 23-24 में ये बढ़ता हुआ देखने को मिला है, दैट इज 9.5%। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ना, ग्रोथ रेट एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये आपका 9.5% है। सर्विस सेक्टर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है ये आपका 23-24 में कितना है, 7.6%। ठीक है, सो जो ग्रोथ रेट है सर्विस सेक्टर में, इसमें हमें 7.6% का ग्रोथ देखने को मिला है 23-24 में।
वहीं अगर हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो 2022-23 में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ था, है ना, जो भी हमारा फूड ग्रेन मतलब अनाज का प्रोडक्शन हुआ था वो 329.7 मिलियन टन था। बट 23-24 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ है वो 328.9 मिलियन टन है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स ये भी आपका एक तरीके से स्टेबल कंडीशन में ही है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है अगर हम 2020 या फिर 21 से कंपेयर करें। उस टाइम पर तो 300 एंड 315 था, दिन ही इंक्रीज हुआ 22-23 में 329 हो गया, और अभी 23-24 में थोड़ा सा कम हुआ है, 328.9 मिलियन टन है। तो याद रखिएगा 2023-24 में जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है ये 328.9 मिलियन टन है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, अभी मैंने आपको बताया था ना, कैपिक्स, कैपिटल मतलब पूंजी, एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब गवर्नमेंट का ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जिससे वो एसेट क्रिएट करते हैं, और ये जितना अच्छा होगा, है ना, उतना ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जैसा कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो कैपिक्स कितना है, 3.2%, 3.2% किसका, जीडीपी का, है ना। तो ये जरूर याद रखना, कैपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो हमारा जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कितना है, 3.2% ऑफ जीडीपी, मतलब हमारे जीडीपी का ये 3.2% है। ओके, 23-24 में, पहले ये 2.7% था। इसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट, है ना, राजकोषीय घाटा जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट, बहुत बार मैंने आपको क्लास में बताया है, जब हमारा एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होता है, किससे, इनके रेवेन्यू से, और इस रेवेन्यू में एक्सक्लूडिंग बारोइंग मतलब उधार वाले पैसे को हम काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, राजकोषीय घाटा, मतलब ये हमें बताता है कि कितना गवर्नमेंट को उधार लेना है। तो यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट बताया गया है 23-24 में, ये कितना है, 5.6% ऑफ जीडीपी, मतलब ये जीडीपी का 5.6% क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिस्कल डेफिसिट है इसमें रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। तो फिस्कल डेफिसिट 5.6% है, उसके पहले 2022-23 में ये 6.4% था। इसके बाद फॉरेक्स रिजर्व, है ना, फॉरेक्स रिजर्व में भी हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। 2023-24 में इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 646.4 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, तो 646.4 बिलियन यूएस डॉलर फॉरेक्स रिजर्व आपको 2023-24 में इंडिया के पास देखने को मिलेगा। उसके पहले ये 578.4 बिलियन डॉलर था, बट अभी इंक्रीज होके कितना हो गया है, 646.4 बिलियन डॉलर। ये याद रखना, फॉरेक्स रिजर्व से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें तो इंडिया टॉप पर है ना, टॉप रेमिटेंसेस रिसिपेंट। रेमिटेंस क्या होता है, जो पैसा फॉरेन से हमारी कंट्री में आता है उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जिस कंट्री में रेमिटेंस होता है वो इंडिया है, और इंडिया ने 2023 में 120 बिलियन डॉलर, है ना, 120 बिलियन डॉलर का अमाउंट क्या किया है, रेमिट किया है। मतलब लोग फॉरेन में जा रहे हैं और वहां से पैसा भर भर के हमारी कंट्री में भेज रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रेमिट जिस कंट्री में होता है वो इंडिया में हुआ है, और 2023 में ये कितना हुआ है, 120 बिलियन डॉलर, मतलब मोर देन 100 बिलियन डॉलर का को भी हम लोगों ने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको है, चाइना है, फिलीपींस है, पाकिस्तान है, बट टॉप पर कौन है, इंडिया है विथ 120 बिलियन डॉलर। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। देन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। रोबस्ट पाथवे टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। तो फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए क्या क्या पाथवे बताया गया है। Indian economy projected to grow in real terms by 6.5% to 7% in 24-25। ये हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर स्टेबल मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में भी बताया गया है कि इंडिया का जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर प्रोजेक्ट स्टेलर परफॉर्मेंस है ये 24 में हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बैंक क्रेडिट है, ग्रॉस एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मल्टीपल ईयर लो में, है ना, यहाँ पर हमें डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला बैंक के क्रेडिट में। और जो एनपीए वगैरह है ना, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट वगैरह है, ये मल्टी ईयर लो हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी कैपिटल मार्केट फैसिलिटेटेड कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ 10.9 लाख करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24। इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ईयर 24 में जो प्राइमरी कैपिटल मार्केट है इन्होंने 10.9 लाख करोड़ रुपीस तक का कैपिटल
फॉर्म किया है, कैपिटल बनाया है, मतलब इतनी पूंजी इन्होंने बनाई है। जो हमारे प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स हैं, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में, फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब हम 2023-24 की बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने लगभग 10.9 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम प्राइजेस एंड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। सो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है ये लोअर है, लोअर देन एएमडीई। ये एएमडीई का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि हमारी इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन मेंशन की गई थी कि इंडियाज इन्फ्लेशन लोअर देन दैट ऑफ एएमडीईज इन 2023, कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है ना, वो एएमडीई से कम था 2023 में। बट ये एएमडीई है क्या? तो ये हो जाएगा आपका इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये जरूर याद रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हम रट के जाएंगे वो एग्जामिनर हमसे नहीं पूछेगा, जो हम अवॉइड करेंगे एग्जामिनर हमसे वही पूछेगा, है ना। तो एएमडीई का फुल फॉर्म क्या है? इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये एएमडीई का फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो 2023 में इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज से कम है। ठीक है, reduction in prices of LPG, पेट्रोल एंड डीजल led to decline in LPG, पेट्रोल एंड डीजल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर बोला गया कि LPG, पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो कम करने की वजह से हमें LPG, पेट्रोल और डीजल इन्फ्लेशन में भी डिक्लाइन देखने को मिला, मतलब इसमें भी महंगाई हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। बाकी इन्होंने बताया कि बहुत सारे फूड आइटम्स को हमने सब्सिडाइज्ड फॉर्म में सेल किया भारत ब्रांड के अंडर। आप लोगों को ये याद होगा, है ना, भारत ब्रांड के अंडर क्या किया गया, बहुत सारे हमारे इसेंशियल जो फूड आइटम्स हैं उसको सब्सिडाइज्ड फॉर्म में सेल किया गया, मतलब एक कॉमन ब्रांड भारत और हर जगह ऑल ओवर और कंट्री, है ना, ये सेम प्राइस में सेम ब्रांड के साथ सेल किया गया। तो ये चीज भी यहाँ पर मेंशन की गई। एंड बाकी यहाँ पर बताया गया मोस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विटनेस्ड डिक्रीज्ड इन्फ्लेशन रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24 कंपेयर टू 23। इसमें ये भी बताया गया कि बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के कंपैरिजन में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 से अगर हम कंपेयर करें तो 24 में यहाँ पर हमें डिक्रीज्ड इन्फ्लेशन देखने को मिला विथ 29 आउट ऑफ 36 रिकॉर्डिंग रेट्स बिलो 6% इन फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन भी आपका ये डिक्लाइन हुआ है। कोर सर्विस इन्फ्लेशन ये आपका 9 ईयर लो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। कोर गुड इन्फ्लेशन भी आपका 4 ईयर लो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। तो ये प्राइसेस और इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीजें बताई गई हैं। एंड इसके अलावा इन्फ्लेशन टू फॉल टू 4.5% इन फाइनेंशियल ईयर 25। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में, मतलब इस साल 2024-25 की बात कर रहे हैं, इसमें हमें इन्फ्लेशन 4.5% तक कम होता हुआ देखने को मिल सकता है एंड टू 4.1%। और इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 26 में, मतलब 2025-26 में ये आपको 4.1% देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन टू बी एट 4.6% इन 24 एंड 4.2% इन 25। ये किसने कहा? आईएमएफ ने। तो ये जो आपका डेटा है ये आरबीआई के अकॉर्डिंग है और ये जो डेटा है ये आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग है। आरबीआई ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में हमें इन्फ्लेशन 4.5% तक देखने को मिल सकता है, 26 में 4.1%, और आईएमएफ ने कहा है कि 24 में हमें इन्फ्लेशन 4.6% तक देखने को मिल सकता है और 25 में 4.2% देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आपको याद करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो इमेज ग्राफिक के फॉर्म में डेटा आया था वो यहाँ पर मैंने ऐड किया है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ा इजी लगे, क्योंकि जब वो लिख के आता है ना स्टेटमेंट बेस्ड तो शायद वो समझने में थोड़ा सा टफ लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको देखने में भी इजी लगेगा, समझ में भी आ जाएगा। बाकी आप लोगों को क्लास के बाद एक बार इसको पीडीएफ को रिवाइज कर लेना जरूर। एंड मैं इसका क्वेश्चन आंसर सैटरडे को डेफिनेटली करवाऊंगी, इसका और बजट का मर्ज करके। ठीक है, तो अगर अभी नहीं याद हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं, है ना। अभी मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं याद हुई है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे, पहले समझना जरूरी है, पहले समझ लेते हैं, इसको पढ़ेंगे एंड देन हमें धीरे धीरे याद हो जाएगा। ओके, इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये 4.9% से ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, और ये 4.9% से ग्रो होकर कितना हो गया है? 341.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो इंडिया का जो सर्विस सेक्टर सर्विस एक्सपोर्ट है ना, जो सर्विस एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज
सेल करते हैं। इंपोर्ट का मतलब जब हम कोई चीज परचेस करते हैं। तो इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ना, ये आपका 4.9% से क्या हुआ है, ग्रो किया है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब 2023-24 में, और ये कितना हो गया है, $341.1 बिलियन। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इंप्रूव हुआ है, ठीक है, जो सीएडी जिसको हम बोलते हैं। और ये आपका डिक्लाइन हो गया है कितना, बाई 0.7%। तो अगर हमारा सीएडी, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने ये पढ़ा भी है ना, फॉरेन ट्रेड चैप्टर में। अगर आप में से किसी ने मुझसे फाउंडेशन बैच में पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा, फॉरेन ट्रेड में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ाया था, कि अगर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट सही करना है तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट ये हमारा ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर दिख रहा है, जब एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है तो करंट अकाउंट डेफिसिट ये हमारा इंप्रूव होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हमें करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव करना है ना, तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई चीज बेचते हैं, तो पैसा हमारे पास आता है, ठीक है। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो स्टैंड्स एट 18.7% एट द एंड ऑफ द मार्च 2024। तो जो एक्सटर्नल डेट है जीडीपी रेशियो पर, ये आपका 18.7% है। इसके अलावा इंडिया ने नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, जो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, इसमें पॉजिटिव ग्रोथ इन्होंने क्या किया है, विटनेस किया है। एंड इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है ये मोर देन डबल है इन 9 ईयर। तो पिछले 9 साल में ये डबल से भी ज्यादा हो गया है। इंडिया का जो रैंक है इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ये भी आपका इंप्रूव हो गया है। जो 2018 में 44 था, अब ये 2023 में कितना हो गया है, 38 हो गया है। तो ये भी इसमें बताया गया है। और ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है ये इंप्रूव हुई है। 2018 में जो 44 था, वो 2023 में कितना हो गया है, 38 हो गया है, ठीक है। एंड इंडिया इमर्जिंग एज अ टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट, ये अभी हमने पढ़ा था, $120 बिलियन का अमाउंट रेमिट किया है इंडिया ने, ठीक है। एंड अब यहाँ पर देखते हैं, कुछ चीजें बताई गई हैं कि इंडिया को अगर, मतलब जो इंडिया का ग्रोथ विजन है न्यू इंडिया के लिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो तो ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल इज प्रिडिक्टेड ऑन 6 की एरियाज। तो यहाँ पर 6 की एरियाज बताए गए हैं कि अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो जो हमारा अमृतकाल है ना, उसकी ये ग्रोथ स्ट्रेटजी है और हम एक नया भारत देख सकते हैं। सो क्या क्या चीजें बताई गई हैं, डेलिबरेट फोकस ऑन बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑन इंडियाज मिडिल स्टैंड, मतलब जो एमएसएमईज हैं, है ना, उस पर क्या करना है, ग्रोथ पर फोकस करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर एज एन इंजन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, तो हमारे फ्यूचर ग्रोथ का एक इंजन की तरह वर्क करेगा कौन, एग्रीकल्चर। टू सिक्योर फाइनेंसिंग और ग्रीन ट्रांजिशन इन इंडिया, इंडिया में ग्रीन ट्रांजिशन जो है उसको, उसकी फाइनेंसिंग को सिक्योर करना पड़ेगा। ब्रिजिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो गैप है हमें उसको ब्रिज करना पड़ेगा, है ना, मतलब उसको दूर करना पड़ेगा कि बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड लोग हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करना पड़ेगा। फोकस बिल्डिंग ऑफ स्टेट कैपेसिटी, और स्टेट कैपेसिटी पर हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा स्टेट कैपेसिटी को बिल्ड करने में, ठीक है। तो ये 6 की एरियाज बताए गए हैं कि अगर हम इस पर फोकस करेंगे तो जो अमृत काल ये चल रहा है ना, कि हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो शायद हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बाकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ऑफ 82.64 गीगावाट एज ऑन 30 अप्रैल 2024, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2024 तक लगभग 82.64 गीगावाट का सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल किया गया है, ठीक है। कार्बन सिंक जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो कार्बन सिंक ट्रीज एंड फॉरेस्ट कवर ऑफ 1.97 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बिटवीन 2005 एंड 2019, मतलब 2005 से 2019 के बीच में जो कार्बन सिंक है 1.97 बिलियन टन का, है ना, इसको क्या किया गया है, ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडियाज जीडीपी reduced by 33% इन 2019, तो जो एमिशन इंटेंसिटी है इंडिया के जीडीपी का, ये 33% से रिड्यूस हो गया है 2019 में। Share of non-fossil sources in installed electricity generation capacity has reached 45.4%. Addition of 30 gigawatt of solar capacity through rooftop solar under PM सूर्य घर योजना। PM सूर्य घर योजना याद होगा आप लोगों को, जिसमें बोला गया था कि लोगों को अपने घर पर क्या करना है, सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि PM सूर्य घर योजना के अंडर, है ना, रूफटॉप सोलर जो इंस्टॉल किया गया है, तो लगभग 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी यहाँ पर एडिशनल
पर्सनली इंस्टॉल किए गए हैं रूफटॉप सोलर पैनल के थ्रू। एंड इंडियाज एनर्जी नीड्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो 2 to 2.5 टाइम्स बाई 2047। यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इंडिया का जो एनर्जी है ना, ये आपका 2047 तक इसको 2 से 2.5 टाइम्स तक ग्रो करने की जरूरत है। इसके अलावा मिशन लाइफ इनविसाइज्ड एज अ मास मूवमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में मिशन लाइफ ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सपोर्ट टू वॉलेंट्री इन्वायरमेंटल एक्शन सच एज द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड वर्थ रुपीज 16,000 करोड़ issued in January-February 2023 followed by 20,000 करोड़ in October-December 2023। ये वाली लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया गया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड मतलब ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें जो पैसा मिलता है वो हमारे इन्वायरमेंट सेक्टर के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जनवरी फरवरी 2023 में है ना 16,000 करोड़ रुपीस का फंड इशू किया गया, जो कि अक्टूबर दिसंबर 2023 में 20,000 करोड़ रुपीस इशू किया गया था। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर बताया गया सोशल सेक्टर की बात कर लें। सो एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इंक्रीजेस टू 7.8% ऑफ जीडीपी। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस टू 1.9% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 24। मतलब 2023-24 में सोशल सर्विस पर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 7.8%, जीडीपी का जो 7.8% है उससे इंक्रीज हुआ है। और अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो 1.9% से ये इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हमारा जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का वर्क कर रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर में। आयुष्मान भारत सेविंग लाइफ सेव मोर देन 1.25 लाख करोड़ ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर पुअर एंड डिप्राइव्ड फैमिलीज। मतलब आयुष्मान भारत जो योजना है इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लगभग 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसने सेव किया है। एंड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन प्रोग्राम, इसमें लगभग 89 मिलियन वीमेन को क्या किया गया है, कवर किया गया है 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एंड बाकी यहाँ पर वही सारी चीजें बताई गई हैं सोशल सेक्टर से रिलेटेड। हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर ग्रोज एट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.8% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 18 to 24। मतलब फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच में हमें जो एनुअल ग्रोथ देखने को मिला है हेल्थ एक्सपेंडिचर में ये 15.8% है। ओके, 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड ये जनरेट किए गए। 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन कवर किया गया एज ऑन 8 जुलाई 2024। तो ये अभी रिसेंट 8 जुलाई 2024 तक का डेटा है जिसमें बताया गया है कि 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट किए गए हैं और 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन इस कार्ड के थ्रू कवर किया गया है। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, 10,000th पीएम जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन एम्स देवगढ़ लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर जो 10,000th जन औषधि केंद्र था इसको एम्स देवगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। जन औषधि केंद्र ये एक ऐसा सेंटर होता है जहां पर आपको जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं। ठीक है, मोर देन 300 अमृत फार्मेसीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि जो क्रिटिकल इलनेस की मेडिसिन होती हैं है ना, वो सब्सिडाइज्ड मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही हैं अमृत फार्मेसीज में। और हमारी कंट्री में 300 से भी ज्यादा अमृत फार्मेसीज ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अभी स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसमें बोला गया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 3.2% से डिक्लाइन हुआ है 22-23 में। ठीक है, एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 90% इन 1950 टू 23.40% इन 21-22। मतलब जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का शेयर है ये आपका 1950 में जो 90% हुआ करता था वो अब 21-22 में रिड्यूस होकर कितना हो गया है 23.40% हो गया है। ठीक है, फिक्स्ड एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में भी बताया गया है। बाकी ये सारी चीजें हो गई आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है 4.18% का एट कांस्टेंट प्राइस ओवर लास्ट 5 ईयर। ठीक है, 90 लाख हेक्टेयर हैज बीन कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन इन दी कंट्री। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रो इरिगेशन है हमारी कंट्री में उसमें लगभग 90 लाख हेक्टेयर को क्या किया गया है, कवर किया गया है 2015-16 से 23-24 के बीच में। बाकी फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन हुआ था वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है ऑफ 9.5% पावर इकोनॉमिक ग्रोथ इन
24। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये आपका डबल डिजिट ग्रोथ इसमें भी देखने को मिला है। 997.2 मिलियन टन ऑफ कोल प्रोड्यूस किया गया है फाइनेंशियल ईयर 24 में, जिससे कि जो हमारा कोल डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो गया है। स्टील सेक्टर अचीव्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 24। 91.76 लाख गारंटी फॉर एमएसएमई सेक्टर अप्रूव्ड अंडर द सीजीटीएमएसई। इसका फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है ना, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें जो भी हमारे एमएसएमईज होते हैं इस स्कीम के थ्रू उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 91.76 लाख गारंटी एमएसएमई सेक्टर में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो गई। फार्मेसी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है इंडिया बाई वॉल्यूम। सो इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट वैल्यू है ये 50 बिलियन यूएस डॉलर है करेंटली, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। 8 ऑफ द टॉप 20 ग्लोबल जेनरिक कंपनीज बेस्ड इन इंडिया। मोर देन 12,500 जनौषधि केंद्र ओपन कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट, है ना, तो 12,500 से भी ज्यादा जनौषधि केंद्र ओपन किए गए हैं। एंड सो आई रियली होप सो कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। मुझे पता है अभी आप लोगों को याद कुछ भी नहीं हुआ होगा, है ना, बट ओवरऑल सर्वे में बताया क्या गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियरिटी मिल गई होगी। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट्स थे, जो मेन चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या आप स्किप भी कर सकते हैं ना। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। याद करने के लिए जरूरी है रिविजन, तो आप इसको रिविजन कर लेना। पीडीएफ इसकी आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, एंड बाकी इसका क्वेश्चन आंसर हम सैटरडे को 9 AM पर करेंगे। और कल हमारा बजट आएगा, तो बजट वाले सेशन को भी आप लोग मिस मत करिएगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा बजट है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।